अच्छा, अब हम आ गए हैं टूवर्ड्स दी वेरी लास्ट टॉपिक्स। मोमेंट डिस्कस करेंगे, टॉर्क डिस्कस करेंगे और पास्ट पेपर्स करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ये खत्म होगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, व्हाट इज अ मोमेंट? मोमेंट के बारे में किसको क्या पता है? किसी को कुछ पता है मोमेंट के बारे में? अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आओ, तो मैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है। आई विल राइट इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स गिवन बाय, ठीक है, ये मैं अलग से क्या करूंगा, आप ऑब्वियसली इधर ही कंटिन्यू करोगे अपनी दो लाइनें जो दी हैं। गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। दूसरी बात ये किस चीज में मेजर होता है? इट इज मेजर्ड इन फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मेजर्ड इन न्यूटन मीटर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन इसमें वेक्टर का मीनिंग ही कुछ और है। और ये भी एक चीज बतानी है, क्योंकि काफी सारे बच्चों से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सॉल्व नहीं हो रहा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पिवट, ये जरा बात कर लेते हैं कि ये क्या है। लेट्स कंसीडर कि आपका जो है वो एक फिक्स्ड जो है वो आपने एक पॉइंट रखा हुआ है। यू हैव लेट्स से कि ये एक रॉड है जिसको आपने एक नट बोल्ट से यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। यू हैव फिक्स्ड अ नट बोल्ट से इस रॉड को इधर, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू से कि आपका पिवट जो है वो ये है। अच्छा, and what I'm going to do is I'm going to apply a force of 15 न्यूटन्स फ्रॉम द बॉटम ऑन टू इट। ठीक है, मैं यहां पे इधर से मैं 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है वो है 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो मोमेंट अगर इसमें निकालना हो तो काफी आसान है, काफी सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। करना क्या है आप लोगों ने ये करना है कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वर्टिकल आ रही है, और इस लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, यू हैव टू टेक दैट। तो सबको ये तो क्लियर होगा यहाँ पे इसमें, लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो नजर आ जाएगा कि इसको क्या बात क्लियर है। तो मोमेंट क्या हो गया? 15, और जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर्स विल बी 15 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अलमा आपका कैमरा खुल गया है, इफ यू डोंट वांट दैट। अच्छा जी, सो ये हो गया है हमारा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस। मेरे हिसाब से पता नहीं क्या आ रहा होगा, 2.25 आ रहा है। अच्छा, 2.25 न्यूटन मीटर। दूसरी बात ये, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना लाजिम है। ठीक है, यू नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो इसको देखोगे, अच्छा, नाउ हाउ डू यू स्पेसिफाई द डायरेक्शन? मैं हमेशा यही अप्रोच फॉलो करता हूं, और मैं ये आप लोगों को भी कहूंगा, भाई एक पेंसिल लेके या हाथ ही ऊपर घुमा के इसके जस्ट फॉलो अराउंड दिस। ठीक है, नाउ इफ दिस इज द फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन शुरू किया, पिवट के अराउंड ये यू टर्न करेगी, राइट? सो आई विल ऑलवेज बी लुकिंग एट डायरेक्शंस यूं करके। नाउ इफ यू सी वेरी क्लोजली, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई विल राइट दैट दिस इज अ 2.25 न्यूटन मीटर की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये तो आई नो सबको जो है वो क्लियर होगा, इतनी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। व्हाट इफ व्हाट इफ मैं पिवट यहां नहीं लेता, मैं पिवट लेता यहां पे? ठीक है, ऐसा कर सकता हूं मैं? पिवट मैं यहां ऊपर ले सकता हूं, या पिवट जहां होता है वहीं लेना चाहिए? मतलब इस नट और बोल्ट के राउंड ही घूमेगी रॉड। कैन आई टेक द पिवट समवेयर एल्स? कहीं पे भी अपनी मर्जी से लगा सकता हूं पिवट को? यस, आई कैन टेक द पिवट एनीवेयर एल्स अपनी मर्जी से। ठीक है, यू कैन चेंज द पिवट की पोजीशन अपनी मर्जी से। ये जो पिवट है, ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, पिवट इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट, वेरी स्पेशल। ठीक है, और जब एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफाई नहीं किया वाला कि पिवट है कहां, तब आपको लाजमी ये सोचने की जरूरत है, वहां नहीं देखेंगे कहां पे सी सॉ का पिवट है, वहां नहीं देखेंगे जहां पे हिंज का पिवट है, वो सब हमें देखना पड़ेगा कि हमें पिवट कहां लेना पड़ेगा।
ठीक है, दिस पिवट इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट एंड यू कैन चूज दिस पिवट, ये कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पिवट इधर लेता हूं तो इस 15 न्यूटन की फोर्स का मोमेंट क्या होगा अबाउट दिस पिवट, मैं निकाल सकता हूं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन या और कुछ देना पड़ेगा मुझे आप लोगों को? अगर पिवट यहां है तो इस पिवट के अबाउट इसकी मोमेंट कैसे ढूंढूं? इज दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट या मुझे जो है वो कुछ और देना पड़ेगा आप लोगों को? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीडेड, एंगल देना पड़ेगा आई गेस, बाकी सब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, पार्टिसिपेट करें क्योंकि फिर अगर ये बात समझ में आ गई ना तो फिर सामने हिंजेस वाले सारे सवाल खुद ही हो जाएंगे और वो समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीजें देनी होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देना पड़ेगा और एंगल देना पड़ेगा, मतलब अलमा कह रही है ऊपर वाले दो जो जवाब थे वो सब देना पड़ेगा। अच्छा, द आंसर टू दिस इज यही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आप खींचेंगे। ठीक है, वो आप जरूर देखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन अगर देख लोगे तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कुछ ऐसे आ रही है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वही आ रहा है 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है, वही 15 न्यूटन की फोर्स, वही 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, वही आएगा मोमेंट भी। ठीक है, सो जो चीज है हमारे दिमागों में, एक चीज मुझे पता है बच्चों के दिमाग में होती है कि पिवट और वो कोई ना कोई चीज से जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यू ऑलवेज एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन को बड़ा करोगे और पिवट और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करोगे, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं। सो इस पिवट पे भी वही डिस्टेंस आएगा एंड वही मोमेंट होगा। सही है, सबको बात समझ में आ रही है? सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस अप्रोच, लाइन ऑफ एक्शन बड़ी करके, पिवट कहीं पे भी हो लाइन ऑफ एक्शन बड़ी करें एंड देन वील टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर हमें वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है। सही है? अच्छा जी, आई होप ये डिस्कशन भी क्लियर हो। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं जो हूं ना इस डायग्राम को नीचे कर देता हूं, हटा ही दो, ठीक है, बाद में कर लेंगे हम इसको। अच्छा जी, नाउ इतनी बात अगर हमारी क्लियर है तो आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस फॉर मी। ठीक है, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे सब कि ये आपकी वही रॉड है। ठीक है, ये मैंने पिवट आपको वापस से यहीं दे दिया, सही है, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स ये है कि एक 15 न्यूटन की फोर्स एट ए 60 डिग्री एंगल ऐसे लग रही है और इसकी लेंथ अभी भी वही 15 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, सो कैन एनीवन कैलकुलेट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ दिस 15 न्यूटन फोर्स? सही है, ठीक है, तो सही पहुंचे हैं सब। अच्छा, इसके दो तरीके, ठीक है, दोनों तरीके मैं थोड़ा सा रियलाइज करवा दूं जरा। Now what you can do is you can take the perpendicular distance वाली अप्रोच भी, या आप ये भी ले सकते हो कि आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर लो। ठीक है, इन माय ओपिनियन फोर्स को रिजॉल्व करना इज मच मोर इजियर। आप जब इसको ये करोगे तो आपको नजर आएगी एक फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल के ऑपोजिट, तो दिस इज 15 sin 60 एंड ये हो जाएगा आपका 15 cos 60 जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अच्छा, नाउ अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि जो फोर्स पिवट में से पास कर जाती है, द फोर्स दैट पासेस थ्रू द पिवट, उसका कोई मोमेंट नहीं होता। ठीक है, वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करोगे तो लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन तो पिवट को काटते हुए जा रही है, सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ढूंढना था वो तो आ ही जीरो रहा है। सो देयरफॉर दिस विल हैव नो मोमेंट अबाउट द पॉइंट पी। मोमेंट किसका होगा? मोमेंट इज 15 sin 60 फोर्स का होगा। सो 15 sin 60 into 15 into 10 to the power minus 2. So I am taking your answer, ठीक है, 1.948 ले रहा हूं। ठीक है, मेरे पास पता नहीं क्यों हिंदी पुरानी वाली पीडीएफ 12.94 लिखा हुआ है, तब तो मैं और भी कंफ्यूज हो गया था, बट 1.948 न्यूटन मीटर्स, इसको 1.95 कर लेते हैं। सो दिस विल बी द मोमेंट। यहां तक किसी कोई बात अनक्लियर, कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही हो? अच्छा जी, बाकी आप ये भी कर सकते थे, क्या करते आप कहते कि यार अगर ये फोर्सेस जो मैंने मार्क करी है इसको भूल जाओ, आप कहते हैं यार मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर देता हूं।
ठीक है, लेट्स एक्सटेंड दैट, एंड फिर इससे यहां पे कहीं ना कहीं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा लाजमी, देयर शुड बी समवेयर वेयर दिस लाइन ऑफ एक्शन एंड ये यहां पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आप क्लोजली देखोगे तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे अगर इस 15, अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, सो ये क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो गया, तो ये हो जाएगा 15 sin 60, ये लेंथ, ठीक है। तो दो अप्रोचेस है, या तो लेंथ को रिजॉल्व कर लो, लेंथ को भी रिजॉल्व किया जा सकता है, या तो ये कर लो कि फोर्स को रिजॉल्व कर लो। पर्सनली आई बिलीव फोर्सेस ज्यादा आसान होती है रिजॉल्व करने में, लेंथ को रिजॉल्व करना अक्सर बेशतर मुश्किल होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस, लेकिन वो अप्रोच भी है, ठीक है। कोई अगर वो करता है तो दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। अच्छा, सो लेट्स रिमूव दिस। अब पिवट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना जो है वो लाजमी है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, सही है, एक्चुअली वेरी स्पेशल पॉइंट। और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि कभी भी किसी ने पिवट को लेते हुए ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि पिवट को ऐसे क्यों लिया जाता है। सो पिवट, पिवट पे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिवट असल में क्या चीज है। अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पे हम ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं 1.95 मीटर किस डायरेक्शन में है ये, दिस इज इन अ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्लॉकवाइज था, वो भी एंटी था, ये भी एंटी आ रहा है, दोनों एंटी आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप किसी को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, पिवट, पिवट इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट, और ये आप अपनी जो है वो मर्जी से चूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि सपोज करो एक सीसॉ है, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ सीसॉ एंड ये अपने पिवट पे इस तरह से बैलेंस्ड है, सही है, ये यहां पे अपने पिवट पे इस तरह से बैलेंस्ड है, यहां पे भी कोई बैठा हुआ है, यहां पे भी वेट एक्ट हो रहा है, राइट, देयर इज सम वेट एक्टिंग, एंड यहां पे भी कोई बैठा हुआ होगा, तो देयर इज सम वेट एक्टिंग ओवर हियर एज वेल, राइट। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ब्लॉक्स फॉर दिस, ताकि जो है वो एक चीज आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस प्लैंक पे क्या यही दो फोर्स एक्ट कर रही है, इफ देयर आर टू ब्लॉक्स ऑन दिस एंड दिस साइड, तो क्या यही दो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं पूरे प्लैंक पे, या और कोई फोर्सेस भी होंगी। कैन वी मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द प्लैंक जिसपे सीसॉ बना हुआ है, ये जो ये रॉड है इस पे हम कोई और फोर्स मार्क करेंगी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देयर मस्ट बी इस प्लैंक का अपना ओन का वेट, ठीक है। ये जो रॉड है, जो भी वुड होती है, मेटल होती है, व्हाटएवर, जिस भी सीसॉ बना होता है, यू मस्ट हैव अ वेट which is acting from the center of gravity if this is a uniform rod. So if there is the weight, obviously जब यहां पे कांटेक्ट में भी हो तो क्या होगा, यहां पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी होगी इस तरीके से। अच्छा, अब जो है मुझे जरा ये बताओ कि जब हम मोमेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, मुझे पता है सबने सॉल्व किया होगा, लेकिन कभी भी किसी ने ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या वेट जो है वो कभी सपोज नहीं किया होगा। अच्छा अब्दुल्ला, इधर लगेगी, लेकिन जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे लगेगी ना, वो प्लैंक ब्लॉक पे लगाएगा, समझ रहे हो बात को, प्लैंक जो है वो ब्लॉक पे लगाएगा, सही है, द प्लैंक विल एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। मैं सिर्फ प्लैंक की बात कर रहा हूं, है ना, जब भी कोई चीज ग्राउंड पे रखी हुई होती है तो ग्राउंड उस पे लगा रहा होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ऐसा ही होता है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लैंक की फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हमने सिर्फ प्लैंक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, आई होप बाकियों को भी क्लियर हो। अब्दुल्ला का अच्छा सवाल है। अच्छा ना, अब ये दो वेट्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम इनको बीच से ही कर देते हैं। अच्छा, अब व्हाई डोंट वी एवर टेक दीज टू फोर्सेस, वो इसलिए क्योंकि जब आप मोमेंट सॉल्व कर रहे होते हो आप पिवट रख देते हो इधर, और हमने अभी डिस्कस किया कि जब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पिवट में से गुजर रही होती है, उन फोर्सेस को आप नहीं लेते हो। तो जो पिवट आप सीसॉ के बीच में रखते हो सॉल्व करते हुए, वो इसलिए रखते हो, लेकिन आपने आज तक कभी गौर नहीं किया होगा, फोर्सेस तो प्लैंक पे तो बहुत सारी हैं, और भी हैं, इन दो वेट्स के अलावा ये दो फोर्सेस भी हैं, लेकिन इन दो फोर्सेस को निग्लेक्ट किया जा सकता है, इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेशन से हटाया जा सकता है, कब, जब आप पिवट जो है वो बिल्कुल इन दोनों पे रख दो, ठीक है। सो यू कैन चूज द पिवट, ठीक है, और हमेशा जो है वो चूज अपने आप से ओन किया करो, खुद किया करो, खुद सोच समझ के पिवट चूज किया करो अगर चॉइस दी हो। नंबर वन थिंग इज, ठीक है, प्लेस द पिवट on at the position of unknown forces.
प्लेस दी पिवट एट दी पोजीशन ऑफ अननोन फोर्सेस। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी सवाल किए होंगे उसमें ना ही प्लैंक का वेट दिया होगा, ना ही ये बताया होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है प्लैंक पे। ठीक है, तो आपने तो फिर भी मोमेंट सॉल्व कर लिए। वो क्यों सॉल्व कर लिए? क्योंकि आप अज्यूम ये कर रहे थे पिवट बीच में है, लेकिन पिवट बीच में लेने का तरीका क्या था? वो इसलिए था ताकि आप ये दोनों फोर्सेस को निग्लेक्ट कर सको। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। काफी दफा ऐसा होगा कि फोर्सेस नहीं दी हुई होंगी बहुत सारी, ठीक है, लेकिन पिवट कहीं एक ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां पे सबके मोमेंट्स जो है वो कैंसिल आउट किए जा सकते हैं, जो फोर्सेस हमें पता ही नहीं है। सही है। दूसरी बात ये है कि सपोज करो कि दूसरा जो पॉइंटर है इन चूजिंग पिवट, यू कैन डू व्हाट। सपोज करो आपके पास जो है वो ये एक फोर्स थी, लेट्स ड्रॉ दीज फोर्सेस। एक फोर्स ऐसी है विच इज ऑफ 15 डिग्रीज पे है, एंड कितनी है? इट इज, लेट्स से दिस इज एन F1। F1 नहीं कहते, लेट्स से दिस इज 60 न्यूटन। अच्छा, एंड देन एक और फोर्स जो है वो मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि यू हैव टू मोर फोर्सेस। टू मोर नहीं, एक ही और मार्क कर देते हैं। लेट्स मार्क टू। अच्छा, एक ऐसी है, दिस इज 30 न्यूटन। ठीक है, और एक जो है वो ऐसी है विच इज 40 न्यूटन। तो दूसरा बड़ा पॉइंट जो है टू नो वेयर टू पुट द पिवट इज कि देखो कभी कभार कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करी जा सकती है पिवट उस जगह रख के जहां पे अच्छी खासी फोर्सेस पास थ्रू कर रही हैं। ठीक है, आप पिवट, आप मोमेंट फिर भी कैलकुलेट, आपको दोनों को मैग्नीट्यूड पता है, मुझे बस ये एंगल लेने की जरूरत थी, आप कैलकुलेट कर लेते मोमेंट्स। ठीक है, पिवट यहां बीच में रख के भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैंने उधर कहा क्यों रखा? क्योंकि देखो दो फोर्सेस यहां से पास थ्रू कर रही थी, अगर मुझे पूरे प्लैंक पे मोमेंट निकालना है तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगर मैंने पिवट यहां पे रख दिया तो आई डोंट नीड टू कंसीडर दीज टू फोर्सेस, बस ये देखना पड़ेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट पिवट के साथ क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। राइट, सो अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये डिस्टेंस दे दिया कि ये है लेट्स से 15 सेंटीमीटर्स, तो ऑल यू गॉट टू डू इज यू हैव टू रिजॉल्व दिस। आपने किया 60 sin 15, बाकी तो आपको पता है वैसे ही पास थ्रू कर जाएगा उसमें से, तो उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, which is going to be 60 cos 15, एंड आपका मोमेंट क्या आ गया? मोमेंट आपका आ गया 60 sin 15 into 15 into 10 to the power minus 2. Right? Any problems regarding this discussion? ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिवट क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे कब नहीं लेना चाहिए, कैसे कब लेना चाहिए है, क्योंकि इससे काफी सारे सवाल जो है वो आते हैं। सही है, एनी प्रॉब्लम्स? रिपीट कर दें, आए कौन सी चीज रिपीट करूं? ठीक है, पहले तो ये पढ़ लो जो लिखा है, ये क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा बेसिकली देखो, अगर मैं ये वाला एंगल दे देता, ठीक है, मैं कहता ये 30 डिग्री है, ठीक है, अब आप पिवट कहीं पे भी रख सकते थे। ठीक है, पिवट मैंने अभी मार्क करके बताया ना, सपोज करो मैंने पिवट नहीं बताया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको फ्री हैंड दे दिया, मैंने आपको बोला भाई ये प्लैंक पे मुझे बता दो मोमेंट क्या है, नेट मोमेंट क्या है। ठीक है, तो अब आप क्या करते? आप पहले इसका मोमेंट निकालते, फिर आप इसका मोमेंट निकालते, फिर आप इसका मोमेंट निकालते, कोई भी पॉइंट लेते। फॉर एग्जांपल आपने बीच में निकाल रखा पिवट, अब आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा और उसका भी निकालना पड़ेगा, तीनों फोर्सेस का निकालना पड़ेगा, है ना। उससे बेहतर क्या है, अपनी जो है वो कन्वीनियंस के लिए, अपनी कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका क्या है भाई, ये देखो अगर फोर्सेस पता भी है ना तो नो प्रॉब्लम, जहां से मोस्ट ऑफ द फोर्सेस पास थ्रू कर रही हैं वहां पे उठा के रख दो पिवट। जहां से मोस्ट ऑफ द फोर्सेस पास थ्रू कर रही हैं वहां उठा के रख दो पिवट। अब देखो ये दो फोर्स की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करोगे और आपके पास जो है वो पूरी की पूरी क्या चीज आ जाएगी, आपके पास पूरी की पूरी मोमेंट आ जाएगी। यस, आंसर विल बी 110% सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस। नेट मोमेंट ऑन द प्लैंक जो है वो चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां पे वेट रख के निकालो, चाहे वहां रख के निकालो, जहां पे भी चाहो। ठीक है, यू कैन पुट अ पिवट ओवर हियर, पिवट ओवर हियर, पिवट ओवर हियर, आपकी मर्जी है, लेकिन पिवट चूज करना एक क्रूशियल थिंग है। कोशिश किया करो क्या चीज, जहां से मोस्ट ऑफ फोर्सेस पास थ्रू कर रही है वहां रख दो। ठीक है, या फिर ऐसी फोर्सेस हो जो आपको पता नहीं है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जामिनर उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो वहां उठा के रख दो पिवट। ठीक है, सो दीज आर द टू रूल्स फॉर चूजिंग अ पिवट। सही है।
ओके, अब जरा जो है वो एक और चीज जरा हम डिस्कस कर लें, और वो क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, एवरीवन नोज दिस। इन सेकेंड केस व्हाट अबाउट वेट ऑफ रॉड, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अल्मा बेसिकली उसमें जो है वो वेट नहीं, सही है। वो सपोज करो जो मैं पहले डायग्राम्स दे रहा था ये वाली, ठीक है, जो रॉड वाली थी, मैं ये दे रहा हूँ, इसमें वेट नहीं है, सपोज करो वेट नहीं है इस चीज का, तो आई जस्ट मार्क्ड ऑल ऑफ द फोर्सेस ऑन यू। ठीक है, एक तो मैंने समझाने के लिए किया, क्या मैंने एक समझाने के लिए किया जो रियल लाइफ केस सिनेरियो था, एक समझाने के लिए मैंने सारी फोर्सेस में मार्क करके दे दी, भाई यही सारी फोर्सेस, इनके अलावा कोई फोर्सेस नहीं है। तो अगर इस पे मोमेंट निकालना है तो पिवट वहां पे रख दो, ज्यादा अच्छा क्या होगा कि पिवट वहां पे रखो जहां से मोस्ट ऑफ द फोर्सेस पास थ्रू करेंगे। ठीक है, और बाकी फोर्स का निकाल दो, सही है। सो देयर इज नो वेट ओवर हियर। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। एवरीवन नोज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, सब ने जो है वो ये याद किया हुआ होगा, और सब ये कहते भी, सबको ये पता भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। हम जो है वो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू साइन से मैं इसको इधर ले आया और फिर आपने कैलकुलेट कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स असल में क्या चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स असल में इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन तो पढ़ी थी, दैट वाज नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन भी है, एंड दैट इज दैट द नेट मोमेंट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो अक्सर बच्चों ने ये याद किया होगा, नेट मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विल इक्वल टू नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों को इक्वेट कर दो, हो जाएगा सवाल सॉल्व। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे नेट मोमेंट ही निकाल के दो, और मैंने आपको ये बताया हुआ ही नहीं है कि वो जीरो है या क्या है, सो यू विल बी फॉलोइंग दिस अप्रोच। अच्छा, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम जो है वो अब डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। एक तो हमने डिस्कस कर ली, एक के साथ हमने सवाल भी सॉल्व कर लिए, वो थी नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में होना है तो उसके ऊपर उसके नेट मोमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये चीज डिफरेंट लफ्जों में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑन इट। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की डेफिनेशन पूछे या ये पूछे कि क्या है, तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख के आइएगा। वो क्यों, बिकॉज प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का एक बहुत ही कह लो कि एक ऑर्डर है जिस तरह से वो कोट किया जाएगा। वो क्या है, सबसे पहले तो आती है कंडीशन। दिस इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी ने अगर मोमेंटम पढ़ा है तो प्रिंसिपल मोमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, वो ये है कि नहीं वो तो नहीं है, वो तो कंजर्वेशन मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने और कौन सा पढ़ा है, हमने कोई और प्रिंसिपल पढ़ा है, अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो है वो मतलब सब में एक कंडीशन आती है पहले। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर वांटिंग टू कोट अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में लाजमी क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल में लाजमी सबसे पहले कंडीशन लिखोगे, एंड देन उसके आगे उसकी चीज लिखोगे। बहरहाल ये डिटो कॉपी चीज लेके आ जाएंगे तो हमेशा जो है मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, मैं फॉर शॉर्ट फॉर्म इसको हमेशा यूं लिखूंगा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, एंड नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, एंड लेट्स डिस्कस सबसे पहले तो ये कि अगर इस चीज को देखो, ठीक है, ये एक रॉड है जिसका पिवट पी मैंने बीच में आपको मार्क करके दे दिया, भाई ये पिवट पी है। ठीक है, अच्छा, नाउ मेरा आपसे ये सवाल है कि सिर्फ इस रॉड को देखते हुए क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं, और इस पे सिर्फ यही दो फोर्स एक्ट करिए और कोई फोर्स नहीं है। सो विल दी रॉड बी इन इक्विलिब्रियम, सिर्फ देखते हुए एक अंदाजा लगाओ। ठीक है, सो वी हैव दो ही, आप हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम चेक करोगे तो दो से सबने बताया, भाई एक आई ने बताया एक आकिब ने बताया, तो दोनों चीजें चेक करोगे। ठीक है, बहरहाल अगर आप इस पे देखोगे तो यू विल सी कि नेट फोर्स वाली अगर मैं देखूं, इफ आई लुक एट द नेट फोर्स इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन, तो ये उसी पे सबसे पहले ही पूरा ही उतर रहा, क्यों, 20 न्यूटन इज डाउनवर्ड्स। चलिए अब आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 15 साइन 30, 50 साइन 30, सही है।
और इसके अंदर एक और चीज भी होगी जो होगी 50 cos 30। अच्छा जी, अब पहले तो ये देखते हैं कि 50 sin 30 जो है वो 20 के बराबर है, वो नहीं होगा, ठीक है, वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। 15 sin 30 लोगे और इक्वल्स टू 20 होना चाहिए था, अगर नेट फोर्स, अगर ये ऊपर वाला नीचे वाले को आंसर हो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो है वो 25 वर्कआउट होता है और ये 20 जो है वो बराबर नहीं है। सो एक तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है ये, राइट। इफ आई एम सॉल्विंग फॉर अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज नॉट जीरो। दूसरी बात ये देख रहे हो एक फोर्स 50 cos 30 ये हॉरिजॉन्टली आ रही है और कोई फोर्स तो है ही नहीं मौजूद जो इस हॉरिजॉन्टली वाली को बैलेंस आउट करे, तो 50 cos 30 भी आ रही है और उसको बैलेंस आउट करने के लिए देयर इज नो फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसका मतलब है दूसरा पॉइंटर मिल गया हमें कि ये जो है वो और भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इवन इफ वर्टिकल वाले केस में इक्विलिब्रियम में होती, लेकिन हमें पता भाई हॉरिजॉन्टल वाले केस में नहीं है, तो इसलिए नॉट इन इक्विलिब्रियम। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन यू कैन आल्सो सी थ्रू सॉल्विंग ऑफ मोमेंट्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। और फिर इसी के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, तो नेट मोमेंट इक्वल टू जीरो, या इसको हम लिखेंगे कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जो सबको रटा हुआ है। अच्छा, अगर हम ये लेते हैं तो यू गाइस सी कि इसका आएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और अगर मैं जो अच्छा 50 cos 30 इसकी लाइन ऑफ एक्शन पिवट में से पास आउट करिए, तो आई विल नॉट कंसीडर दिस इन द मोमेंट्स। मैं कंसीडर करूंगा ये वाली फोर्स जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, और मैं कंसीडर करूंगा ये वाली फोर्स जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस देने पड़ेंगे, लेट्स टेक दीज डिस्टेंसेस एंड यू आर गेटिंग दीज डिस्टेंसेस एज, ये आ रहा है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये 20 मीटर कह लेते हैं, और ये आ रहा है 30 मीटर, ठीक है। अच्छा, दिस फोर्स पासेस थ्रू दिस, तो कोई मसला नहीं है, हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 50 sin 30 और 20 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ इफ यू सी दिस विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक मुझसे ना मिस्टेक बहुत होती है, एक सेकेंड, दिस इज एंटी है ना, और दिस इज ऑल्सो एंटी, किसी ने बताया नहीं, ये दोनों ही एंटी है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये तो कोई वही नहीं बना ना, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो किसी ने नहीं पॉइंट आउट किया, दोनों ही एंटी आ रहे हैं, ये भी एंटी, ये भी एंटी आ रहा है, सो देयर इज नो क्लॉकवाइज मोमेंट। जब क्लॉकवाइज ही नहीं है तो हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट एनीथिंग एल्स, ठीक है, देयर इज नो क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, ना सब लेक्चर सुन रहे हैं? अच्छा, देयर इज नो क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज है ही नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। एंड इसको करेंगे ये और उठा के इधर ले आएंगे, एंड वही डायग्राम है, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। लेकिन सवाल अब क्या है, सवाल आपसे ये है, ऑल थ्री मस्ट बी जीरो फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अल्मा किन क्या चीज का जीरो? यस द कंडीशंस, यस अल्मा बिल्कुल एग्जैक्टली यूर करेक्ट भाई। नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन भी जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और नेट मोमेंट भी क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तब इक्विलिब्रियम में होगा, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस रॉड पे नेट मोमेंट क्या है, तो कैन यू गाइस डू दैट? मुझे ये बता सकते हो कि इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस के मोमेंट्स कंसीडर करने के बाद ये क्लॉकवाइज घूम रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, और कितने न्यूटन मीटर्स घूम रही होगी? तो इसके लिए मेरे बच्चों इसकी डेरिवेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे समझना है, देखो, जो ये आपकी जो मोमेंट्स है ये भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर मुझे नेट मोमेंट ढूंढना है तो मुझे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू से पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आई एम गोइंग टू कंसीडर एज अ पॉजिटिव। तो जब भी मैं एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं उसको क्या लूंगा, मैं उसको ट्रीट करूंगा एज अ पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस 20 वाला, दिस 20 इज क्या चीज, 20 का जो है वो ये 20 आ रहा है, तो जब 20 लिखूंगा मैं 20 इंटू 20, देन आई विल राइट अ पॉजिटिव है इसके साथ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है।
देन इफ आई एम डूइंग दिस, इसका निकाल रहा हूं, सो 50 sin 30 और 30 के साथ हो रहा है, दिस को इसको हम प्लस करेंगे किस चीज के साथ, 50 sin 30 इंटू 30। ना अगर इसमें कोई क्लॉकवाइज मोमेंट होता तो आप उसको कैसे लेते, आप यहां पे माइनस करके लिखते, राइट। सो अगर आपको नेट मोमेंट निकालना हो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला करेंगे और एक डायरेक्शन को नेगेटिव, जैसे आप वेक्टर सॉल्व कर रहे थे, जैसे आप सारी चीजें कर रहे थे, वो जब करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करने के बाद, जैसे उसमें भी ये होता था कि प्लस माइनस करने के बाद इवेंचुअली नेट आ जाता था, इसी तरह मोमेंट्स में भी वही चीज है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलो, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव बोलो, बस में डायरेक्शंस क्या है, इसमें डायरेक्शन पूरी एक रोटेशन है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी जिस तरीके से आपको करना है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, आप बोलते हो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप जब ये पूरी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, कोई मुझे अगर इसका आंसर बता दे, अगर जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ऐसा ही आएगा जैसे आपने कन्वेंशन ली है, तो आपके लिए और भी आसान हो गई कहानी, जो भी आंसर आया इधर वो आप उठा के लिख दोगे, और आपने पॉजिटिव कहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये भी पता चल गया कि जो आंसर आया वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अगर नेट मोमेंट वाला सवाल आ जाए, अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि नेट मोमेंट कैसे निकाले, वो आप कैसे करोगे, कंसीडर वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अदर एज नेगेटिव, फिर जैसे जो है वो इक्वेशन बनाते हो वैसे लिखो, खत्म कहानी, देयर इज नथिंग एल्स। सही है। कैन एनीवन टेल मी द आंसर टू दिस, और मुझे सब ये बताएंगे कि सबको क्लियर हुआ। 1150, ओके, सो पॉजिटिव 1150, और जब पॉजिटिव 1150 आ रहा है तो यू नो 1150 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज लाजमी होगा। सही है, सबको क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, नाउ आप लोगों को सबको ये तो याद होगा कि हमने एक सवाल किया था टेंशन वाला, जिसमें हमने जो है वो एक पेंटिंग को जो है वो लटकाया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका हेड टू टेल रूल करने जाऊं, मुझे पता है भाई वेट ऐसा नीचे डाउनवर्ड्स है, एक टेंशन T2 है, एक टेंशन T1 है, तो इफ आई ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, तो ऐसा करते हैं वेट को बनाते हैं डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग, ये वेट आ गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, टेंशन T2 क्या थी, वो इस तरीके से थी इस तरफ, सो मैं टेंशन T2 को यहां बना रहा हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और फिर टेंशन T1 को अब मैं जब बनाने जाऊंगा तो याद रखो हमेशा क्या कर देते हैं, हेड पे टेल जोड़ देते, तो इसके हेड पे मैंने टेल जोड़ी इस तरीके से, अब मैं ये T1 भी बनाने जा रहा हूं जो इस तरीके से है, और जब आप बनाओगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये T2 है, ये T1 है। रिमेंबर कि जब इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, तो एक और तरीका इक्विलिब्रियम को देखने का क्या है कि फॉर एग्जांपल देखो, तीन फोर्सेस थी हैं, ये तीनों फोर्सेस जहां से शुरू हुई वहीं पे जाके बंद हो गई, वहीं पे जाके रुक गई, और हमें पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं स्टार्ट से लेके फिनिश तक जहां भी पहुंचते है ना, तो आपने स्टार्ट भी यही किया, आपने फिनिश भी यहां पे किया, तो आपको पता है रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम को एक और चीज जो देखने के लिए है वो क्या है कि वेक्टर ट्रायंगल अगर बनाओगे शोज इक्विलिब्रियम, अगर ट्रायंगल बन जाए, अगर एक क्लोज्ड शेप बन जाए जो जहां से शुरू हुआ और वहीं पे जाके ही खत्म हो गया, तो क्या होगा, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम होगा। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ये P1 के क्वेश्चंस में कभी कभार आ जाता है, हम देख लेंगे, हम सीख लेंगे जो भी होगा। अच्छा, एंड इसके अलावा we need to discuss the torque of a couple, ठीक है। सो ओ लेवल्स में अक्सर बच्चों को जो है वो ये गलत पढ़ाया गया था कि मोमेंट और टॉर्क एक ही चीज होती है, मोमेंट एक अलग चीज है और टॉर्क एक अलग चीज होती है। सही है, टॉर्क को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ टॉर्क। नाउ टॉर्क एक ऐसी चीज होती है कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए कपल, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कपल, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट अ कपल इज। नाउ फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो दो फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही हैं, एक है फोर्स F इस तरीके से और एक है फोर्स F इस तरीके से, एक्चुअली ये दोनों कहलाती हैं कपल। जब दो फोर्सेस ऐसी होंगी
equal in magnitude, opposite in direction and separated by a distance, इनको हम कहते हैं कपल. सो कपल जो है वो क्या होता है, लेट्स डिस्कस दिस. अ कपल इज नंबर 1, forces equal in magnitude. Number 2, opposite in direction. Number 3, act on the same object. ठीक है, जैसे ये दोनों एक ही रॉड पे एक्ट कर रही हैं. दे मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. ये ना हो कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हैं. अगर ऐसा है तो आप उनको कपल नहीं मान सकते. ठीक है. दूसरी बात ये कि क्या होनी चाहिए, हैव पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन. पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन खींचोगे तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि दोनों पैरेलल हो. ठीक है. अच्छा, और दूसरी बात ये कि दे मस्ट ऑल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होनी चाहिए, वरना ये जो है वो कपल नहीं कहलाएंगी. ठीक है, मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. तो जब ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत आसानी से इस केस में मोमेंट निकाल सकते हो. अगर दो फोर्सेस ऐसी हैं जो कपल बना रही हैं तो उनके मोमेंट को क्या बोलेंगे, हम उनके मोमेंट को टॉर्क बोलेंगे. और टॉर्क जो है वो ऐसे निकाली जा सकती है कि आप एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे, यू विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल. ठीक है, यू विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स. अब इसमें पिवट की कोई जरूरत नहीं होती, यू डू नॉट नीड टू कंसिडर अ पिवट. बस एक फोर्स का मैग्नीट्यूड उठाओगे और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, चाहे वो पिवट में से जा रहा है चाहे वो पिवट में से नहीं जा रहा, देखो इसमें मैंने पिवट कहीं नहीं बनाया, हम फिर भी टॉर्क निकाल सकते हैं. You don't need the pivot if there is a distance d between the forces. एक का मैग्नीट्यूड लो, डिस्टेंस d लो जो परपेंडिकुलर है दोनों के बीच में, और टॉर्क निकल आएगी. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई भी चीज नहीं है. ठीक है. अच्छा, सो इसकी जो है, लेट्स डू वन थिंग. कोई मुझे ये बता सकता है कि ये एक व्हील है, ठीक है, और आई एम अप्लाइंग फोर्स F ऑन दिस, इस तरीके से, and I'm applying a force also F on it like this. क्या ये दो forces couple होंगी? Are these two forces a couple? Okay, so these two forces are not a couple. ठीक है, these are not a couple. ऐसा क्यों, दोनों कपल क्यों नहीं है? दोनों कपल इसलिए नहीं है बिकॉज इक्वल मैग्नीट्यूड है, पैरेलल भी है, एक्ट एट अ डिस्टेंस भी है, लेकिन दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल. ठीक है, और कपल जब तक नहीं कहलाई जाएंगी जब तक जो है वो ये पांचों की पांचों कंडीशंस जो है वो फुलफिल ना होगी. ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. इसके अलावा इसकी जरा जो है वो हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ये आनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है, काफी सिंपल है. लेट्स सपोज कि मैंने पिवट जो है वो बिल्कुल बीच में ले लिया. अगर मैं बिल्कुल बीच में लेता हूं तो यू नो ये डिस्टेंस बन जाएगा d/2 और ये बन जाएगा d/2. अच्छा जी, अब इस f को देखोगे तो ये f क्या बना रही है, ये f बना रही है एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये f क्या बना रही है, ये f भी बना रही है एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. अच्छा जी, अब हम अगर मोमेंट से सॉल्व करने को जाते हैं, अगर मैं नेट मोमेंट निकालने को जाऊं, ठीक है, एंड लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, इसमें अगर मैं ये कह देता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव है, तो इस f d/2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट. f विल गेट मल्टीप्लाइड बाय d/2. ये है एक इस फोर्स के लिए, और एक इस फोर्स के लिए भी, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको भी पॉजिटिव लेना है, तो वो भी f इंटू d/2 हो जाएगी. सो प्लस f इंटू d/2. जब आप ये करोगे यू कैन टेक f कॉमन आउट, f कॉमन निकाल लेते हैं, d/2 प्लस d/2 हो गया. सो असल में ये होगा कि पिवट ना भी लो तो चलेगा, f लो और बस दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लो, d/2 प्लस d/2 बिकम्स जस्ट d.
हाफ प्लस हाफ बिकम्स 1, सो F इंटू डी क्या दे देगा आपको, आपकी टॉर्क दे देगा। सही है। एनी प्रॉब्लम्स इन द डेरिवेशन? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल, निकलती मोमेंट से ही है एंड यू डोंट नीड टू कंसीडर एनीथिंग एल्स। और अगर डेरिवेशन करने को आ गई तो पिवट जो है वो उठा के दोनों फोर्स के बीच में रख दो और जल्दी से डेरिवेशन करके इस तरीके से दिखा दो। और होगा हमेशा ये कि जब भी निकालोगे टॉर्क तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ये फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट बना रही हो, वाली एंटी क्लॉकवाइज बना रही हो। इन दोनों का नाम ही कपल इसलिए है क्योंकि ये एक कंबाइंड जो है वो मोमेंट के बनाते। सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना रही थी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना रही थी। जब भी ये एक टॉर्क बनाएंगी जो क्या होगी, जो इस केस में हमारे लिए अगर हम देखेंगे, सो टॉर्क भी इस केस में क्या होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। राइट, दोनों घूमेंगी जब पिवट के अराउंड तो दोनों जो है वो यूं ही घूमेंगी, तो एक बड़ा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग टॉर्क? आई नो मैंने बहुत ज्यादा बकवास करी है जो है वो फॉर लाइक 30 मिनट्स, बट प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ बचा नहीं है, ये सब चीजें छोटी छोटी क्लियर करनी है ताकि हम बस अब क्वेश्चंस करना शुरू करें। सो बोथ आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यस एग्जैक्टली। हाँ, कब हमेशा ये होगा कि दोनों क्लॉकवाइज होंगी या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जब भी तो एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है, अच्छा जी। और किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो लगता है कि सबको जो है वो क्लियर है।